थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, प्रीवियस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, डीजेनरेट फ्रेमिंग गैसेस को। और देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और ये जो टर्मिनोलॉजी है और ये इंटरप्रिटेशन है किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करने में। ठीक, तो रिलेशन ऑल्ड होंगे लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन को मुख्तलिफ करेंगे हम। और इसी जुमरे में जो एक चीज़ पीछे रह गई थी जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम ट्रीट कर रहे थे फिल्मी गैसेस को एट ज़ीरो टेम्परेचर। तो ज़ीरो टेम्परेचर पे आप जब आप डील कर रहे हो गैसेस को, तो आप ये हीट कैपेसिटी डिफाइन नहीं कर सकते उसके। ठीक है, क्योंकि ये होती है आपके पास कि आप एक ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उसका एक यूनिट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो वो जाहिर सी बात ज़ीरो टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। तो हमें ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक नई नाइस इंटरप्रिटेशन देगी कि हम किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक इंटरप्रिटेशन देखेगी कि हम किस तरह से गैस को एक नई तरीके से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी, बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। और ये फिर हमें ये इसमें भी हेल्प आउट करेगी कि हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकें। तो पहले स्मॉल नॉन जीरो टेम्परेचर। तो जैसे मैंने बताया, हमने अगर हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी है तो हमें नॉन जीरो टेम्परेचर चाहिए। जीरो टेम्परेचर पे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हमारे पास यही होती है कि आप कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ती है कि आप गैस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक यूनिट को उसको रेज करें। तो अगर आपके पास डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस है, तो आप जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने लोएस्ट स्टेट में जो बैठे हुए हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे पास था ऑक्टेट, ऑक्टेट स्फीयर था ये इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन स्फीयर था। ठीक, तो ये हमारे पास थी एन एक्स, ये एन वाई, और ये हमारे पास है एन जी। तो आपने कोई भी डॉट लगाना हो इसमें आपको तीन वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, एन वाई की, एन एक्स की और एन जी की। और मैंने ये बताया था आपको लास्ट टाइम कि आपके पास इसका जो रेडियस है वो एन मैक्स है, ये हमारे पास एन मैक्स है। तो फिर भी ये लोएस्ट जीरो टेम्परेचर पे आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके पूरे जीरो लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं। आप उसको फिलअप करते जाओ जीरो जीरो कोऑर्डिनेट से, जीरो जीरो, या जब एन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू जीरो, एन वाई की वैल्यू जीरो होगी, और एन जी की वैल्यू जीरो होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो बैठेंगे स्पिन ओरिएंटेशन की वजह से, फिर म्यूज हैं कि एक स्टेट में आपके पास दो इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ऐसा करते करते आप जब इसे पे फिल करते रहोगे तो आपके पास जो रेडियस आएगा एन मैक्स, यहाँ तक आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो जब आप इसको टेम्परेचर रेज करते हो गैसेस का, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जंप नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे अब ये अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें अंदर जहाँ पे, तो इसके वाली ऊपर जो हायर स्टेट्स हैं वो तो फिल अप है। हाँ, लेकिन ये जो ऊपर सरफेस पे बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, जो सरफेस पे मौजूद हैं, ये इस ऑक्टेंट स्फीयर के, ये अपनी हायर स्टेट में जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्वायर तो करेंगे आपके पास जो एनर्जी होगी, लेकिन एनर्जी एक्वायर करने के लिए वो जो सिर्फ वही कर पाएंगे जो आपके पास जो है हायर स्टेट में है। और क्योंकि वही अपने हाई लेवल पे जंप कर सकते हैं, जो लोएस्ट अंदर हैं वो तो उनसे जो अगर वो ऊपर जंप करना चाहें तो ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं वो फिल अप हैं। ठीक, तो इस तरह से आपके पास इंडिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्वायर स्मॉल एनर्जी केटी एट टेम्परेचर टी। तो आप के जो नीचे जो सरफेस से नीचे के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी अगर वो एक्वायर करते हैं तो उनको हायर स्टेट में जाना होगा। द एडिशनल एनर्जी दैट degenerate electron gas requires when its temperature is raised from 0 to T is doubly proportional to T। अच्छा, वो किस तरह डबली प्रोपोर्शनल है, वो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपके पास अगर आप टेम्परेचर रेज करते हैं, जितना टेम्परेचर रेज करेंगे आपके पास उतने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो सरफेस पे मौजूद हैं वो अब ऊपर की तरफ जाएंगे, बाहर अनऑक्युपाइड स्टेट में जाएंगे। तो आपके पास पहले जो जीरो टेम्परेचर पे सारी की सारी ऑक्युपाइड स्टेट्स हैं, तो जैसे आपने टेम्परेचर दिया आपके पास जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करेंगे
जंप करेंगे हाई लेवल पे, और हाई लेवल आपने देखा है अनऑक्युपाइड स्टेट्स हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होते हैं। ना सिर्फ ये, तो और जो आपके पास एडिशनल एनर्जी होगी वो टेम्परेचर भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपके पास एनर्जी जो चेंज हो रही है, एनर्जी आपके पास चेंज हो रही है, एक तो वो हाई स्टेट में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी आपके पास वो है के टी। तो आप यहाँ पे देखोगे दो टर्म्स, ठीक। एक जो आपने एडिशनल एनर्जी दी है वो नंबर ऑफ अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट होंगे, और वो एनर्जी एक्वायर्ड बाई जो कि एक इंडिविजुअल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी एक्वायर कर रहा है। तो नंबर ऑफ अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी एक्वायर्ड बाय ईच। तो ये है, ये आपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होंगे वो ये है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो भी टेम्परेचर के हैं, एन के टी, ये नंबर ऑफ अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, एन के टी। और दूसरा आपके पास ये वाला, ये वाली जो टर्म है, ये आपके पास एनर्जी एक्वायर की है हर किसी ने, हर इलेक्ट्रॉन जो अफेक्ट हुआ है उसे कितनी एनर्जी एक्वायर की है वो के टी है। तो एडिशनल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी जो एनर्जी है एट जीरो टेम्परेचर में उसकी बात नहीं कर रहा, जो एडिशनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से आई है सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एडिशनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी एक्वायर्ड बाय ईच। तो इससे आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं ये के टी के यूनिट्स होते हैं हमारे पास एनर्जी के, तो इसके अंदर यूनिट्स हैं एनर्जी स्क्वायर के, ठीक है। तो एन नंबर है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमें चाहिए वो क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एनर्जी स्क्वायर, तो हमें इसके डायमेंशन चाहिए एनर्जी की। तो हमें इसे किसी ऐसे कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा जिसके जो आपके पास यूनिट्स ऑफ एनर्जी हो। तो अभी आप अगर इस सिनेरियो में देखें अपने हमारे टॉपिक में जिसमें डीजनरेट फिल्मी गैसेस हम डील कर रहे हैं, उसमें से अब आपको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसके जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी के हैं, ठीक है। और वो हमारे पास है फिल्म एनर्जी। और फिल्म एनर्जी को मैं दोबारा डिफाइन कर दूं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस की एनर्जी है एट जीरो टेम्परेचर, ठीक। The only constant with dimensions of energy available is epsilon f। तो f को इस एप्सिलॉन f को से आप इस टर्म को आप f से डिवाइड करोगे एप्सिलॉन f से, तो आपके पास इसकी जो डायमेंशन एनालिसिस के मुताबिक इसके यूनिट्स तो फिक्स हो जाएंगे, इसके यूनिट्स आपके पास एनर्जी के आगे। तो यहाँ पर भी एनर्जी है आपके पास, यहाँ पर भी एनर्जी है, और आपको एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो उसका जो ऑर्डर वन हो टाइम कांस्टेंट, तब आपके पास ये पूरा रिलेशन आ जाए कि एडिशनल एनर्जी किसके इक्वल है। तो टोटल एनर्जी ऑफ डीजेनरेट फिल्मी गैस फॉर टी लेस देन एप्सिलॉन एफ ओवर के इज, तो स्मॉल स्मॉल नॉन जीरो टेम्परेचर्स के लिए हमारे पास आएगी एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है गैस हमारी एक्वायर करती है जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जीरो टेम्परेचर पे जो आपके पास टोटल एनर्जी है इसकी गैस की, वो है 3/5 एन एप्सिलॉन एफ। और एप्सिलॉन एफ हमारे पास क्या था, मैं दोबारा आपको डिफाइन कर दूं, ये हमारे पास जो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जो कि हमारे पास ऑक्योपाइड और अनऑक्योपाइड स्टेट्स के दरम्यान बैठे हुए, मतलब वो उस स्टेट के दरम्यान बैठे हैं जिसके बाद ऑक्योपाइड स्टेट अनऑक्योपाइड स्टेट स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि सरफेस पे बैठे हुए हैं। तो आप अगर पूरा जो फिर सी है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एन एक्स एन वाई एन जी कोऑर्डिनेट्स में फिल आउट कर लेते हैं, तो जो आपके पास सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास फिल्म एनर्जी, उनकी एनर्जी फिल्म एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास गैस की एट जीरो टेम्परेचर 3/5 एन एप्सिलॉन एफ है। और जो एडिशनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से आई है वो ये है, और ये वो कांस्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, टाइम सम कांस्टेंट ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर वन। अब इसकी वैल्यू ये क्या है, क्यों आई है, पाई स्क्वायर ही क्यों है और फोर क्यों है। तो ये आप देखेंगे अगले आर्टिकल में आपको इस तरह की चीज़ नजर आएगी कि पाई स्क्वायर और एफ क्यों है। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो स्मॉल नॉन जीरो टेम्परेचर अगर अगर आप जीरो से अबव टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो एनर्जी फिर में गैस की इंक्रीज हो, वो एनर्जी होगी किसी भी खास टेम्परेचर पे, वो आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो अब जब आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस आ गई है एनर्जी की, अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके
वो हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी, इसका पास ये टर्म तो जाती रहेगी आपके पास, इस टर्म का आप डेरिवेटिव लोगे, वो पावर रूल रहेगा, और आपके पास ये आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी आपको साफ नज़र आ रही है कि अगर आप, पहली तो बात है कि इसको आप जीरो पुट कर दें तो हीट कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। तो इस वजह से ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हीट कैपेसिटी अगर आपके पास टेम्परेचर जीरो पे जीरो होती है तो ये उसको भी उसको वायलेट नहीं करी। और दूसरी बात, द अप्रोच टू जीरो इज लीनर इन टी, एंड दिस प्रिडिक्शन एग्री विद द एक्सपेरिमेंट ऑन मेटल्स एट लो टेम्परेचर्स। तो इसकी जो आपके पास अ, यहाँ पे हमारे पास है असल में लीनैरिटी है, ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये तो चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास आएगा पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर पे आना था मेरा, तो एन के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एन के स्क्वेयर टी ओवर टू एप्सिलॉन एफ। तो यहाँ पे आप वाज़ेह देख रहे हैं कि ये लीनियरिटी है टेम्परेचर पे। तो आपके पास जब आप जीरो को अप्रोच करेंगे सीधा तो आपके पास हीट कैपेसिटी टोटली जीरो हो जाएगी। लेकिन जब अब आप उसके करीब होंगे तो आपको बिहेवियर शो करेगी ये लीनियर। तो हमारे ये जो प्रोडिक्शन है, ये जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट से भी मैच होते हैं। खासतौर जो मेटल्स हैं, मेटल्स जो लो टेम्परेचर पे आपके पास इसी तरह से बिहेव करती हैं।